हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लास नंबर 16 में आज से हम नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, है ना? सो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड इट्स मेजरमेंट आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है और साथ-साथ इसके मेजरमेंट वाला भी पार्ट है, यानी कि 2 सब सब्जेक्ट है इस टॉपिक में, ठीक है? सब टॉपिक्स हैं, ठीक है? आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं ऑलरेडी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सिलेक्टेड हूँ। साथ ही साथ 2024 में आरआरबी जेईई में भी सिलेक्शन मेरा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आप सिलेबस सिलेबस को आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 3 सब टॉपिक्स में दिया गया था और जिसमें सबसे पहले आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमारा था फंडामेंटल फिजिक्स, है ना? सबसे पहले क्या था? फंडामेंटल फिजिक्स। ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा वो था आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और जो तीसरा पार्ट है आपका दोस्तों, ये थर्ड है। ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट ये थर्ड पार्ट है आपका सिलेबस का। सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है और आप ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70% सिलेबस आपका कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट, है ना? और 30% अप्रॉक्स आपका सिलेबस अभी बच रहा है, जो कि ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट यहाँ पर लगभग आपके 4 से 5 क्लासेज आएंगे, 6 क्लास भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे और देन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली देखिए, यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये जो 2 टॉपिक है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुल मिला के आप देखेंगे तो यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके चारों शिफ्ट मिला करके, है ना? 25 क्वेश्चन, यानी कि 6 और 7 क्वेश्चन पर शिफ्ट आपका एवरेज बन रहा है इस टॉपिक से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट से। ठीक है। सो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा वेटेज होने वाला है ये टॉपिक। और आप सभी को बता दूं कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, पी वाई क्यूज, वो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया था। मैं ये जैसे ही आपका ये वीडियो कंप्लीट होगा, मैं वीडियो के नीचे ही इसको क्या करूंगा, पिन कर दूंगा, जो हमारा वो वीडियो है जिसमें मैंने पी वाई क्यू लगा रखा है। ठीक है। तो बस पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहाँ ज्यादा फोकस होता है उनका। ठीक है। सो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। मैक्रो कंट्रोलर एंड मैक्रो प्रोसेसर, यहाँ से कई शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे गए, कई शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है ना? हम मेरे शिफ्ट में मैं बात करूँ, शायद एक क्वेश्चन था मैक्रो प्रोसेसर का। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको, ये तो मैंने कहूँ कि आप इसको स्किप कर दो। हाँ, अगर आपके पास समय है तो आप इसको थ्रोली एक बार देख सकते हो, है ना? मैं कोशिश करूंगा कि या तो शॉर्ट में तो आपको पढ़ा दूं, आपको जितना जरूरत हो एग्जाम के लिए, अदरवाइज इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। देन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, तो ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का मेजरिंग सिस्टम में प्रिंसिपल, रेंज एक्सटेंशन मेथड, ये आपका इससे एक या दो क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, मतलब ठीक पूछे जा सकते हैं आपके इस शिफ्ट में भी, ठीक है, आपके एग्जाम में भी। सो ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, तो यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद एलसीडी एलईडी का कभी पूछा गया किसी शिफ्ट में, किसी कुछ में नहीं पूछा गया, एक क्वेश्चन एक दो शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है। देन आपका ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो ये जो मैंने 4 टॉपिक आपको आप देख सर्कल किया है मैंने, एक तो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप और ट्रांसड्यूसर। ये 4 तो मेन टॉपिक आपके जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ से ट्रांसड्यूसर से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, इससे तो रहेंगे रहेंगे, बाकी इससे एक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कम से कम 25-26 क्वेश्चन आपके 4 शिफ्ट में पूछे गए, यानी कि आपके शिफ्ट में 7 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे, है ना? और इसमें से अगर एक दो कम होगा तो यहाँ से एक दो उसमें ऐड कर देंगे। तो ये 4 टॉपिक अच्छे से आपको कवर करना है, बाकी के टॉपिक्स को आप करेंगे, थोड़ी रिवाइज मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 4 टॉपिक को हमें अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक, इसमें से क्योंकि क्वेश्चन अधिक होते हैं तो कहीं भी डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऐसे केस में अगर आप डेप्थ से नहीं पढ़ के जाएंगे तो शायद उस क्वेश्चन को आसानी से नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हम कवर करेंगे आज के इस क्लास में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। सो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा सिलेबस वास्ट है इसमें, तो एक या दो क्लास लगेगा इसमें, है ना? और पी वाई क्यूज ऑलरेडी आपका बता दिया गया है। सो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 2-3 चीजें पढ़ने, आपको ध्यान रखना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो एक तो आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में
एक तो आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है ट्रांजिस्टर, ठीक है। और देन आपको पढ़ना है डायोड, ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक है दोस्तों, ये 3 टॉपिक आपको कवर कराना है इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, मैं आपको ये सब सारा मैं पीडीएफ बना रखा है, ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा चीजें आपको एक्स्ट्रा चीजें यहाँ बताने की कोशिश करूंगा लिख करके, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें अगर सेमीकंडक्टर की, तो मेरे दोस्तों सेमीकंडक्टर क्या चीज है? सेमीकंडक्टर, इसका मतलब होता है हिंदी में आपको पता है अर्धचालक। क्या नाम है इसका? अर्धचालक। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक तो होता है आपके पास कुचालक, है ना, एक होता है आपका कुचालक, कुचालक, ठीक है, और एक होता है आपका चालक। सभी लोग पता है आप सभी को। चालक का मतलब होता है कंडक्टर, कंडक्टर्स, और इसका होता है हिंदी इंग्लिश इंसुलेटर, इंसुलेटर। ये सब मटेरियल है, क्या है? मटेरियल है, पदार्थ है। तो इलेक्ट्रिसिटी के दृष्टिकोण से मटेरियल को, यानी कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में। सॉलिड्स को 3 भागों में बांटा है। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के अगर प्रॉपर्टीज के पर्पज से देखें अगर हम, तो किसी भी सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड मटेरियल को, ठीक है, सॉलिड मटेरियल्स को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर सारी चीजें हम बताएंगे, फैक्ट पे भी आएंगे, ठीक है। तो सेमी देखिए, आपका एक कुचालक है, कुचालक जिससे आप अगर सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कुचालक का मतलब क्या है, तो मेरे दोस्त ध्यान ध्यान रखेंगे, कुचालक का मतलब है जिससे करंट बिल्कुल भी प्रवाहित ना करे, ठीक है, करंट इससे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें चालक की, यानी कंडक्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिससे धारा आसानी से पास कर जाती है। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल इन विच करंट विल फ्लो इजीली, ठीक है। सो यहाँ पर करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपका अर्धचालक आता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक का मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें न तो पूर्ण रूप से कुचालक का गुण होता है और ना ही पूर्ण रूप से चालक का गुण होता है, यानी कि बीच का चालक होता है जिसे हम अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इससे ऐसा नहीं है बिल्कुल कि करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा, लेकिन इतना भी नहीं करेगा जितना आपका चालक में होता है, ठीक है। सो ये बात आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा मटेरियल है जिससे करंट पास तो करेगा, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में या इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा जितनी मात्रा में या जितनी अधिक आसानी से चालक पदार्थ में करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देखिए, अब बात करते हैं इसके रेसिस्टिविटी की, है ना। रेसिस्टिविटी, चूंकि करंट की बात आ रही है तो निश्चित रूप से मटेरियल है तो इसकी रेसिस्टिविटी की बात होगी, प्रतिरोधकता की बात होगी। तो प्रतिरोधकता की बात करें मेरे दोस्तों, तो प्रतिरोधकता को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और रो जो होता है आपका कुचालक केस में बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता अधिक होती है जिसके वजह से रेसिस्टेंस भी अधिक होता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध अधिक होगा तो वहां पर करंट क्या होगा मेरे दोस्तों? बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट चालक में होता है। चालक में क्या होता है मेरे दोस्तों कि जो आपका प्रतिरोधकता होता है जिसे हम रो कहते हैं, हमने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कि प्रतिरोधकता क्या होता है, डेफिनेशन फार्मूला सब कुछ बता रखा है आपको। तो कंडक्टर केस में जो प्रतिरोधकता होती है इसकी वैल्यू काफी कम होती है। क्या होती है? काफी कम। और जब प्रतिरोधकता कम होगी तो यहाँ पर रेसिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और जब रेसिस्टेंस कम होगा मेरे दोस्तों तो ऐसे केस में करंट आसानी से फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पर करंट की जो मात्रा है काफी अधिक होगी, ठीक है। सो यहाँ पर करंट अधिक होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। बट अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं अर्धचालक के केस में, तो अर्धचालक में ऐसा नहीं होता है। इसमें आपके जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी मेरे दोस्तों क्या होता है आपका? कम तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं होता है, जिसके वजह से रेसिस्टेंस भी कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, जिसके वजह से करंट आपका फ्लो करेगा, मतलब फ्लो तो करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। इस बार का ध्यान रखें।
सो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और आप अब इसके हम फैक्चुअल बात पे भी करेंगे। फैक्चुअल ही बात करेंगे कि इसकी रेसिस्टिविटी कितनी होती है ना? एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसकी रेसिस्टिविटी कितनी होती है, इसकी रेसिस्टिविटी कितनी होती है, इसका कंडक्टिविटी किस रेंज में लैग करता है, उस चीज़ को भी हमें देखना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धचालक क्या है? अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता कुचालक से अधिक और चालक से कम होती है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है? और इसी के अकॉर्डिंग आप उसके रेसिस्टिविटी को भी शो डाउन कर लेंगे। उसके बाद आप उसके रेसिस्टेंस को भी आप देख लेंगे, फिर उसके करंट को भी देख लेंगे। तो आप इजीली समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़। ये चीज़ हमें कैसे पता चलता है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा दोस्तों, हमें एनर्जी बैंड पढ़ना पड़ता है, एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है? एक एनर्जी बैंड थ्योरी है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी लेवल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जो सॉलिड्स है, वो सॉलिड किस तरीके से कंडक्टिविटी को शो करता है, यानी कि किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो पदार्थ कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई है जिसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल बैंड थ्योरी। ये एनर्जी बैंड थ्योरी कह दीजिए या एनर्जी लेवल लेवल कटा दीजिए, अच्छा नहीं लगता है, एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है? तो इसके थ्रू क्या चीज़ हम समझते हैं, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 तरीके के बैंड्स होते हैं। सॉरी, हाँ, 3 तरीके से बैंड कर लीजिए, 2 बैंड मान लेते हैं, ठीक है? 2 तरीके के बैंड होते हैं, ठीक है? एक होता है मेरे दोस्तों कंडक्शन बैंड, ठीक है? ये है आपका कंडक्शन बैंड जिसे हम लोग सीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है आपका वैलेंस बैंड जिसे हम लोग वीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तीनों मटेरियल में होता है, चाहे वो कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, तीनों में होता है, ठीक है? और इन दोनों के बीच का जो गैप है दोस्तों, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको कहते हैं हम लोग एनर्जी बैंड गैप। क्या कहते हैं? एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप, दोनों चीज़ों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। एनर्जी गैप मान लेते हैं हम, ठीक है? एनर्जी गैप, ओके? अब ये चीज़ क्या है? अब ये सब क्या चीज़ें हैं? देखिए, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड हमेशा, हमेशा चाहे वो इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो या फिर वो कंडक्टर, हर एक केस में जो वैलेंस बैंड है वो हमेशा लोअर आपके स्थित होता है, लोअर होता है स्थित, ठीक है? लोअर। और जबकि कंडक्शन बैंड आपका हमेशा अपर बैंड होता है, ठीक है? सो लोअर बैंड हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है वैलेंस बैंड के थ्रू, और अपर बैंड आपका हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कंडक्शन बैंड के थ्रू। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि वैलेंस बैंड में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है बहुत अधिक होती है, ठीक है? वैलेंस बैंड में चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो आपका सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये काफी अधिक मात्रा में इसमें भरे होते हैं, ठीक है? किसमें? और इसे लिखा है फील्ड वैलेंस बैंड। क्या लिखा है? फील्ड वैलेंस बैंड। फील्ड वैलेंस बैंड का मतलब है कि टोटली ये फील्ड है थ्रू इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये टोटली फील्ड है, इसलिए क्या कहेगा इसको? फील्ड वैलेंस बैंड, यानी कि ये भरा हुआ है, इसके अंदर कूट कूट के इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, कूट कूट कर, है ना? ओके, ओके। अब हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। तो कंडक्शन बैंड, जैसे कि मैंने कहा, कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड आपका एक अपर लेवल बैंड है जो कि वैलेंस बैंड से ठीक ऊपर होता है, ठीक है? और अब ये कंडक्शन बैंड फील्ड बैंड से, सॉरी, वैलेंस बैंड से कितना अधिक दूरी पे है, कितना अधिक ऊंचाई पर है, इस बात से हमें ये डिपेंड करता है कि वो मेटल किस चीज का है, वो इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है, ठीक है? तो आप देख पा रहे होंगे सिंपली, अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को, तो इंसुलेटर केस में क्या है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में काफी अधिक मात्रा में गैप है, ठीक है? जबकि अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के केस में, तो इन दोनों के बीच में गैप तो है लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे गैप बिल्कुल नहीं है, ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया है। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गया है, ठीक है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। दिख रहा है आपको कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप काफी अधिक है, जबकि यहाँ पर इसके गैप बिल्कुल भी नहीं है। और ठीक इसके बीच में यहाँ पर ये आपका सेमीकंडक्टर है, ना तो बहुत अधिक गैप है और ना ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, ये बात तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब मेन चीज़ है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसी भी तरीके से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, चाहे तीनों केस की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ये चाहता है कि यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से जंप आउट करके यहाँ पहुँच जाए। कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन चाहता है कि जंप आउट करके हम लोग कहाँ पहुँच जाए? इस
कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, और जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा वही जिम्मेदार होगा केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए। जो कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स, यही आपका करंट फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि अगर इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाता है तो इसका मतलब कि वो करंट फ्लो कराने के लिए मजबूर हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद हो पाता है, यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज मेरे दोस्तों, आप देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, यहाँ पर जाना है। लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है फॉर द केस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर केस में इतनी एनर्जी नहीं होती इस इलेक्ट्रॉन्स के पास जो ये जंप करके यहाँ पर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है, और जितनी अधिक गैप होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन्स को इस कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उतनी ही अधिक मात्रा में किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस एनर्जी कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? एनर्जी गैप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी गैप। जितनी एनर्जी जरूरत पड़ती है हमें इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान रखेंगे, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको याद रखना है फॉर द केस ऑफ इंसुलेटर ऑलवेज एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इससे अधिक या इतना कम से कम होना चाहिए, है ना। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो एनर्जी गैप है काफी अधिक है, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके यहाँ पहुंच पाए। दैट्स वाई कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहता है। क्या लिखा है? एम्प्टी कंडक्शन बैंड। यानी कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहता है, जिसके वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता। और आप सभी को पता है कि इंसुलेटर के केस में करंट फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर का मतलब जैसे हो गया आपका रबर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, या पेपर हो गया, या फिर आपका ड्राई वुडन हो गया, ये सब जितने भी मटेरियल है, तो उन सब के केस में जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उन दोनों के बीच के का गैप काफी अधिक होता है, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है और करंट फ्लो नहीं हो पाता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, जो कि हमें पढ़ना भी है। तो सेमीकंडक्टर का दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो आपका कंडक्शन बैंड है, इस यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पूरा नहीं, कुछ दो एक आध इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपका क्रॉस करके पहुंच जाता है कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। और वो इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। यानी कि यहाँ पर 5 से ज्यादा था, यहाँ पर एक या एक के आसपास या उससे कम आपका गैप होता है, जिसके वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास कैपेसिटी तो नहीं होती है कि यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच जाए, बट हाँ कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच जाता है। और चूंकि कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचा है तो यहाँ पर कुछ मात्रा में करंट जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात को? आप ये ध्यान रखा है कि सेमी कंडक्टर आपको, है ना, सेमी कंडक्टर्स में आपको 3 ऐसे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को याद रखना है कि उसका जो एनर्जी गैप है वो कितना है, एनर्जी बैंड गैप कितना है। ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, कोई भी एग्जाम में उठा करके ये पूछा गया है। तो आपको 3 कौन-कौन से ध्यान, इस बार भी पूछा गया था, ठीक है, हमारे टेक 1 में भी पूछा गया था, मेरे ही और मेरे क्या और सभी के में पूछा गया है, कुल मिला के पूछा गया है घुमा फिरा करके। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान रखेंगे कि मेरे दोस्तों किस आपका जर्मेनियम, एक तो आप इसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, जर्मेनियम। जर्मेनियम का कितना होता है एनर्जी गैप? एनर्जी बैंड गैप कितना होता है? ये होता है आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आपका जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है दोस्तों? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एक होता है आपका गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, गैलियम आर्सेनाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड का दोस्तों ये होता है आपका 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी बात हो रही है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, और ये बात एनर्जी गैप की, एनर्जी बैंड गैप की। ठीक है, तो फॉर जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर सिलिकॉन 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉर गैलियम आर्सेनाइड 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छे समझ में आ गई बात आपको? चलिए, तो ये होता है आपका सेमीकंडक्टर का, यानी कि इतनी एनर्जी, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग गैप होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर गैप कम है, यानी कि इसमें जर्मेनियम के केस में आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में,
है ना? और इसमें और भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब सबसे अगर आपसे पूछे कि एनर्जी गैप, बैंड गैप जैसे पूछा हुआ एग्ज़ाम में इस बार, है ना? यही पूछा था हमारे शिफ्ट में कि इनको सजाना है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा होता है गैलियम आर्सेनाइड का, ठीक है? फिर उसके बाद किसका होता है? सिलिकॉन का, फिर उसके बाद किसका होता है? जर्मेनियम का। यही आपका पूछा था, ये क्रम से कई सारे ऑप्शन दे रखे थे उल्टा-पुल्टा करके, और ये इसके बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा था, ठीक है? तो इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंडक्टर की। तो कंडक्टर में आप देख पा रहे हैं कि कंडक्टर्स एक ऐसा मटेरियल है जिनमें आपका जो ये जो गैप है, ये जो आपका कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है दोस्तों, क्या होगा? जीरो होगा फॉर द कंडक्टर। कंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप, ये ध्यान रखिएगा, ये तो इसका है, ठीक है? कंडक्टर का एनर्जी का ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि फॉर द कंडक्टर व्हाट इज द एनर्जी बैंड वैल्यू। तो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऑप्शन में था, आपको लगाना था, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो कंडक्टर के केस में इन दोनों के बीच का गैप ही नहीं है, यानी कि जीरो गैप है। दैट्स वाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्रॉस करके, सॉरी वैलेंस बैंड से क्रॉस करके पहुंच जाता है कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो आप समझ सकते हैं, आपको जैसे कंडक्शन बैंड में पहुंचा तो वहां पर करंट फ्लो होने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा, यानी कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इस केस में करंट जो है काफी अधिक मात्रा में फ्लो करता है फॉर द केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है? सो एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर हमने सॉलिड को तीन प्रकार से बांटा। पहला आपका है इंसुलेटर से, फिर दूसरा सेमीकंडक्टर, देन आपका तीसरा है कंडक्टर। तीनों के बाद में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आपको ध्यान रखना है कि इंसुलेटर केस में जो एनर्जी बैंड गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए 1 सॉरी सेमीकंडक्टर इन तीनों को याद रखना है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। हालांकि और भी होते हैं क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, बट आपको इन तीनों का ही मेनली याद रखना है क्योंकि इससे ही पूछे जाते हैं, ठीक है? देन आपको बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के केस में आपका एनर्जी बैंड गैप जीरो होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसीलिए करंट यहाँ पे आसानी से इजिली फ्लो हो जाता है। तो ये जो थिंग्स है ये चीज आपने समझ लिया। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से, ठीक है? तो अब आगे बढ़ सकते हैं। आप भी कहोगे सर आप तो उल्टा पढ़ा रहे हैं, तो मैंने बनाया है ऐसे जैसे मटेरियल होता है, बट जो अंडरस्टैंडिंग है यही डिफरेंस होता है कि आप बुक से पढ़ते हैं और आप किसी टीचर के थ्रू पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना? कहाँ शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, तो वो चीज़ आपको मिल जाता है, ठीक है? बाकी बुक्स में तो जो उनका टॉपिक्स और टॉपिक्स को देख लेते हैं, उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता है कि उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज द रीजन। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल है दोस्तों, ये कंपैरिजन टेबल है। इसमें कुछ चीज़ें फैक्ट्स है जिसको आप याद रखेंगे या फिर इसको एक तरह से रीड आउट कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं एक थ्रू आउट यहाँ पर एक टेबल डाल दिया है। इस टेबल में आप जो भी चीज़ें कुछ समझने की कोशिश कीजिए, खासकर जिसको मैं कहूँगा आपको याद रखना है, उसको अच्छे से याद रखना है। तो पहला तो आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल्स क्या-क्या होते हैं, तो बेसिक कॉमन सी चीज़ है। एग्जाम्पल्स क्या-क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं अगर हम सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में आप सभी को पता है कि अभी मैंने बताया भी है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, लेड सल्फाइड, है ना? ये इतना आपको 3 याद रखना है, 3 रखेंगे सफिशिएंट है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, लेड सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड मैंने आपको बता ही दिया पहले। इंसुलेटर का क्या एग्जाम्पल होता है? ग्लास, क्वार्ट्ज, पोर्सिलीन, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर है। देन आपका कंडक्टर्स तो सभी जानते हैं, मेटल्स जो भी होते हैं सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, लेड है, ये सारे के सारे क्या है? कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है। देन हम बात करते हैं बॉन्ड्स की। कौन कौन से बॉन्ड्स मिलकर बनाते हैं? सेमीकंडक्टर केस में ध्यान रखिएगा हमेशा, इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, है ना? सेमीकंडक्टर ऑलवेज मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? जबकि इंसुलेटर केस में क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है, और कंडक्टर केस में क्या बनता है? मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है? ओके। अब ये जो चीज है, एक तो एग्जाम्पल हो गया, देन आपको रेसिस्टिविटी वाला बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ध्यान तो ये भी रखना है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यहाँ पर रेंज लिखा हुआ है, किसका? रेंज लिखा हुआ है रेसिस्टिविटी का। तो सबसे पहले इंसुलेटर का देखते हैं। तो इंसुलेटर का आप देखेंगे कि 10 टू द पावर 6 ओम मीटर से लेकर के 10 टू द पावर 16 ओम मीटर तक है, यानी कि 10 के पावर 16, यानी काफी अधिक मात्रा में इसकी रेसिस्टिविटी है, ठीक है? वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी? कंडक्टर की। तो कंडक्टर केस में आप देखेंगे कि 10 टू -5 से लेकर के 10 टू -8 तक है, ठीक है? यानी कि -5 से लेकर के -8 तक आपका कंडक्टर, यानी कि इसका कम है, काफी कम है ना? इसकी जो रेसिस्टिविटी है काफी कम है, और यही रीजन है कि रेसिस्टिविटी कम होने की वजह से आपका करंट ज्यादा होगा और आपका इसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाता है फॉर द केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर की दोस्तों, देखिए तो इसका क्या है? 10 टू द पावर -5 से 10 टू the power -6, यानी इसका जो आपका
इसका जो है ना जो आपका मैक्सिमम है, कंडक्टर का जो मैक्सिमम है और इसका जो मिनिमम है 10⁻⁶, तो इसके मैक्सिमम और उसके मिनिमम के बीच में, यानी मैंने बताया था इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है। देख लीजिए, कंडक्टर के मिनिमम से, सॉरी, इस कंडक्टर के मैक्सिमम से इंसुलेटर के मिनिमम के बीच का आपका जो है क्या है, रेसिस्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, याद रख सकते हैं 10⁻⁵ से 10⁻⁶ तक। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलेंस बैंड। भाई बैलेंस बैंड आपको मैंने बताया अभी कि देखिए, चाहे वो कंडक्टर हो, ये बैलेंस बैंड क्या होता है, लोअर बैंड होता है, किसी मेटल का लोअर बैंड होता है, और कंडक्टर बैंड अपर बैंड होता है। तो अगर हम बात करते हैं बैलेंस बैंड की, तो ये हमेशा फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। मैंने बताया ना, हमेशा भरा होता है, चाहे वो केस, चाहे वो कंडक्टर का हो केस हो, चाहे सेमी कंडक्टर का हो या फिर इंसुलेटर का हो, हर केस में आपका क्या है, ये फील्ड रहता है। ठीक है, भरा रहता है। उसके बाद क्या है आपका, ये कंडक्शन बैंड है, कुछ गलत लिखा गया इसमें, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड के केस में दोस्तों आप सभी को पता है कि जो इंसुलेटर होता है वो हमेशा एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है। दैट्स व्हाई कंडक्शन बैंड जो है इन द केस ऑफ इंसुलेटर ऑलवेज एम्प्टी। ठीक है, ओके। जबकि कंडक्टर्स में क्या होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये आपका आ जाता है कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, फ्रॉम द वैलेंस बैंड। और इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कुछ मात्रा में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहुंच जाता है किसमें, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, वैलेंस बैंड से। और ये डिपेंड करता है इसके टेम्परेचर पर, है ना। सो 0 डिग्री टेम्परेचर पर तो ये ऑलवेज क्या होगा, नहीं कुछ भी शो करेगा। लेकिन जब थोड़ा सा एनर्जी देंगे इसको, हम थोड़ा सा हीट देंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको क्रॉस करके पहुंच जाएगा अपने किस बैंड में, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, वैलेंस बैंड से। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो पर अगर बोलेंगे तो ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ता जाता है कंडक्शन बैंड में। कहाँ से बढ़ेगा, वैलेंस बैंड से। ठीक है, ओके। तो ये आपने कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड की स्थिति को आपने भाप लिया। ओके, अब एनर्जी गैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी गैप आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया भी अभी कि इंसुलेटर के केस में आपका वेरी लार्ज होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होता है। जबकि इंसुलेटर में, सॉरी, जबकि कंडक्टर में बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन। देखिए आप 0.01, ये काफी अधिक नहीं है, मतलब बहुत कम गैप है। और इसीलिए आपका मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड से, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और करंट को फ्लो कराने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर ऑलवेज बीच का मामला है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, 0.7 से 2, ये ज्यादा लिख दिया है, वैसे इतना होता नहीं है। मैंने जो बताया 3, जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, केवल उसको अच्छे से आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द रेजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके रेसिस्टिविटी एंड कनेक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। सो रेसिस्टेंस डिक्रीजेज ड्रामेटिकली, इसको तो आपको बता रखा है मैंने, ध्यान रखेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर का इफेक्ट केवल आपको ये ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर, बाकी तो मैंने बता ही रखा है। सेमीकंडक्टर का आप ध्यान रखें दोस्तों, 0 डिग्री केल्विन पर हमेशा ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बिहेविंग एज ए इंसुलेटर, बिहेव बिहेविंग एज एन इंसुलेटर। ठीक है, एज एन इंसुलेटर हमेशा ध्यान रखेंगे, सेमी कंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में मौजूद है, ये जो वैलेंस बैंड है ना दोस्तों, यहाँ पर ये वैलेंस बैंड में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यहाँ पर इसमें अगर एनर्जी नहीं देंगे ना हम, क्योंकि यहाँ पर गैप है, इस गैप को भी क्रॉस करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। जब एनर्जी इसमें हम देंगे तभी जाकर क्या होगा, ये आपका बैलेंस बैंड से जंप आउट करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा। ठीक है, सो एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी मतलब इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सो 0 डिग्री के टेम्परेचर पर आपका कोई भी एनर्जी नहीं है, दैट मीन्स कोई भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा, और दैट मीन्स ये एज ए इंसुलेटर ही यूज किया जाएगा, इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा। अदरवाइज जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं दोस्तों, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से एनर्जी हीट बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी मतलब एनर्जी गैप गैप आपका जो भी हो, या फिर आपके ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो बढ़ेगी। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी और करंट आसानी से फ्लो करेगा। और करंट आसानी से फ्लो कर रहा है मतलब करंट बढ़ रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, और खास करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके बारे में बताएंगे। दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं आपके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी सेमीकंडक्टर के केस में आप देखेंगे ध्यान से कि उसमें वहां पर जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा है, एनर्जी बढ़ा, तो आपका कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ गया, कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया,
कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में उल्टा रिलेशन है ना? ये देखेंगे, ठीक है? अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये आप मान लीजिए, ये आपके पास टेम्परेचर है, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ऐसे कम होता है, जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ाएँगे रेजिस्टेंस आपका कम होता जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें कुछ भी एग्ज़ाम पूछा सकता है, इतना चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम, किसी भी तरीके से पूछा सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये टेबल आपने जब डिस्कस कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ओके दोस्तों, अब थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। थोड़ा-सा एरर आ गया था, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाया ना आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ठीक है? और आपका फोरबिडेन एनर्जी गैप, है ना? एनर्जी गैप जो उसको फोरबिडेन एनर्जी गैप कहते हैं, ये क्या होता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आपका लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों? अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है? सेमीकंडक्टर तो मैंने बता ही दिया कि अर्धचालक वह पदार्थ है जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है। ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। इसकी चालकता को तापमान, अशुद्धि और विद्युत क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए 3 चीजें हैं जिसके द्वारा सेमीकंडक्टर्स जो है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? यानी कि उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। पहला आपका तापमान, टेम्परेचर। देन आपको दूसरा है डोपिंग, डोपिंग यानी कि अशुद्धि, अभी बताएंगे डोपिंग क्या होता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 थ्रू 3 सिस्टम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 3 प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो आपके सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेज है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स है, उसके प्रॉपर्टीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे धीरे धीरे करके आगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और गैलियम आर्सेनाइड है। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये 3 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर होगा आपको एग्जाम के लिए। तो ये है क्लासिफिकेशन, यानी कि सेमीकंडक्टर का वर्गीकरण। तो दोस्तों मोटे तौर पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं दो तरीके के होते हैं। पहला आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसका हिंदी मत खोजिएगा, इसके हिंदी भी यही है, इंग्लिश भी यही है, ठीक है? हिंदी जाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे आप, ठीक है? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एग्जाम में भी आपका हिंदी मीडियम में ये लिखा आएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए तो अब ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये प्योर फॉर्म ऑफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर होता है। क्या है? प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म होता है। जबकि मेरे दोस्तों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है? सो आपसे कोई पूछे कि इंट्रिंसिक किस तरीके का सेमीकंडक्टर है, तो ध्यान रखेंगे प्योर है, यानी कि इसमें कोई मिलावटी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है? और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये प्योर ऑफ प्योरेस्ट जो कहते हैं ना, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है? यानी कि पूरा गुण, पूरा का पूरा गुण है, कोई भी मिलावट नहीं है। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका इम्प्योर फॉर्म है। तो ये क्या होता है, ये कैसे बनता है? ये बनता है थ्रू द डोपिंग, ठीक है? जब आप किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में के साथ डोपिंग की प्रोसेस करते हैं। डोपिंग का जो प्रोसेस करते हैं, यानी कि डोपिंग का मतलब होता है कि अशुद्धियों को मिलाना। डोपिंग का भी बताएँगे, लिखा भी है डेफिनेशन। सिंपल आप समझिए, डोपिंग का मतलब है कि आप अशुद्धि को मिला रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ उसमें जोड़ रहे हैं। जैसे आपने 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 पढ़ा होगा कई जगह कि कोई प्लेयर है, कोई एथलीट है, वो डोपिंग केस में फँसा है? डोप लेते हुए फँसा, तो जाँच होती है उसकी, एथलीट का जो आपका गेम होता है, वो स्टार्ट करने से पहले 2-4 दिन पहले उसका क्या होता है, जाँच होता है उसका। और वो डोप केस में फँसता है, यानी कि उसने अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनों को ज़्यादा एक्साइट करने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मादक पदार्थ होते हैं उसको लेता है, यानी उसको मिलावट करता है अपने बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। तो डोप केस में फँस जाता है, वो पकड़ा जाता है और वो क्या होता है, उसको खेल से निष्कासित कर दिया जाता है। आपने इस चीज़ को समझा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है? सो डोपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करके, यानी कि अशुद्धियों को मिला करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, ठीक है? और ये चीज़ हम अभी पढ़ेंगे बाद में, अभी नीचे, है ना? यहाँ पर फिलहाल देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरीके के होते हैं। कौन-कौन से? एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर।
तो एन टाइप जो है मेरे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखेंगे, एन टाइप जो बनता है आपका वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से बनता है। ये थोड़ा सा और क्लियर होगा, बॉक्स बना रखा है मैंने, आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल ध्यान रखिए, एन टाइप किससे बनाते हैं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से बनाते हैं, जबकि पी टाइप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से बनाते हैं। किससे? ट्राइवैलेंट से। आपको इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना है। आपके फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, जबकि यहाँ पर गैलियम है, बोरॉन है, इंडियम है और एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डोनर इंप्योरिटी क्या होता है और ये आपका डोनर इंप्योरिटी क्या होता है। तो ये सब सारी चीजें अभी आपको दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो लाइन देख रहे हैं आपकी, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, ये इक्वल होते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, जबकि एन टाइप में मेरे दोस्तों ध्यान रखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है इन कंपेरिजन द नंबर ऑफ होल्स। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होता है इन कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमेशा ध्यान रखेंगे, जो होल होता है वो मेजोरिटी होता है यहाँ पर होल का, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मेजोरिटी होता है। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ एन टाइप में मेजोरिटी कौन सा है, किस चार्ज का, किस कैरियर का है, तो मेजोरिटी होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स का। और मैग्नेटिक किसका होता है दोस्तों? मैग्नेटिक होती है आपके होल्स के। ठीक है, होल्स। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है ये मेजोरिटी में होता है। कौन? यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स, यानी कि यहाँ पर होल्स होता है मेजोरिटी में। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक में पूछा जाए कि मैग्नेटिक में क्या होता है यहाँ पर पी टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है पी टाइप में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ होगा डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर होता है विदाउट एनी इम्प्योरिटी, को भी बिना इम्प्योरिटी ऐड किए जो सेमीकंडक्टर है वो प्योर सेमीकंडक्टर है, और उसे हम लोग इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना हो उसे हम लोग अंतर्जात अर्धचालक कहते हैं। लीजिए अंतर्जात, इंट्रिंसिक क्या कहते हैं? अंतर्जात कहते हैं। और चार्ज का इसमें ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अधिक होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक होता है, होल्स आपका अब्सेंस होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा होल्स अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंपोर्टेंट, सॉरी इसमें दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? दोनों बराबर, इसलिए लिखा नहीं है सब चीजें। ओके, होल्स का डेफिनेशन ये अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ओके। अब डोपिंग की बात करते हैं। तो डोपिंग जैसे करेंगे वैसे आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग इंट्रिंसिक में ही डोपिंग कर देते हैं। जो प्योर आपका सेमीकंडक्टर उसमें ही अशुद्धि को मिला देंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा, वही कहलाएगा आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके लिए हम लोग डोपिंग करना पड़ता है। सो डोपिंग क्या है? चालकता बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। द प्रोसेस of adding a small amount of impurity to increase the conductivity is called doping। समझ में आ गया? मैंने समझा दिया आपको पहले। इंप्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में जैसे ही आप क्या मिलाएंगे, थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला देंगे तो वो बन जाएगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जिसके अंदर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एन टाइप। अब इस बॉक्स को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बॉक्स मैंने लिखा है यहाँ पर। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आए हुए हैं। ठीक है, जेई में आते हैं, एसएससी जेई में आता है, आरबी जेई में आता है। आपका जितने भी जेई लेवल के एग्जाम है इलेक्ट्रिकल से अगर आप हैं तो आएंगे, अदरवाइज टेक वन में तो यहाँ से क्वेश्चन ढेर से पूछे गए, 3-4 हर शिफ्ट में मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया, ये मान लीजिए। देखिए आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको ट्राइवेलेंट याद रखना है और एक आपको ध्यान रखना है पेंटावेलेंट, और ये खुद ब खुद सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर कौन सा है? इंट्रिंसिक है, यानी कि प्योर है। दोस्तों प्योर सेमीकंडक्टर को ही हमें बनाना है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ताकि करंट को आसानी से फ्लो कराया जा सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, अभी मैंने बताया आपको। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो निश्चित रूप से अधिकता किसी भी चीज की नहीं होगी। हमें किसी भी हाल में अधिकता चाहिए किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर चाहिए होल्स की। दोनों में से कोई भी अधिक मात्रा में होगा तभी तो फ्लो कर पाएगा। अगर दोनों सेम रहेगा तो ये माइनस है और ये प्लस, एक दूसरे को बैलेंस करेगा, और एक दूसरे को बैलेंस करेगा तो क्या होगा? बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी तरीके से हमें या तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ाना है
या होल्स की संख्या को बढ़ाना है। इसके लिए जो आपका शुद्ध सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग ऐड करते हैं इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि या तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि उसमें आप क्या बढ़ा दो, प्रोटॉन की संख्या यानी कि होल्स की संख्या बढ़ा दो। ठीक है, तो आप दो तरीके से ध्यान रखना है। एक तो आपका है ट्राइवेलेंट और एक आपका पेंटावेलेंट। और ये आपका क्वाड्रवेलेंट। क्वाड्रवेलेंट मतलब ये है कि इसकी संयोजकता 4 होती है। क्या होती है? 4। क्वाड्रवेलेंट का मतलब 4 बॉन्डेशन का आपका संयोजकता 4 है। किसकी? सेमीकंडक्टर की। ठीक है, अब इसे क्या करना है अपना, अब ये मान लीजिए आपके पास ट्राइवेलेंट है। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट क्या करेगा, यहां से देखिए 4 तो होता ही है संयोजकता। अब किसी भी तरीके से एक एक्स्ट्रा होगा तभी तो एक्स्ट्रा होगा। हर एक पार्ट में, हर एक पार्टिकल्स में, हर एक एटम्स में एक एक्स्ट्रा आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए या होल चाहिए, जिसके वजह से क्या हो, वो फुल हो जाए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दो तरीके से हम ऐड करते हैं, एक आपका ट्राइवेलेंट है और एक पेंटावेलेंट है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से कि ट्राइवेलेंट का मतलब ये है कि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ऑटोमोस्ट सेल में, ऑटोमोस्ट सेल में जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपका क्या होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास 3 है। ट्राइवेलेंट के पास 3 आपके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है? 4 होती है, सॉरी 3 होती है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इन चारों के नाम याद रख लेने हैं। इन चारों के नाम बहुत जरूरी है कि वह बताइए ट्राइवेलेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ट्राइवेलेंट एलिमेंट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। मैंने ऐसे याद रखा था, आ बे गी। ठीक है, आबेगी, यानी कि एल्युमिनियम, बोरोन, आपका गैलियम और इंडियम, मैंने इसे याद रखा था। ठीक है, आबेगी। ठीक है, बाकी ये सब तो याद रहेगा कि बोरोन का बी होता है, एल्युमिनियम का एल होता है, गैलियम का ए जी होता है और इंडियम का N। और ये तीनों ये चारों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपको इन तीनों के ध्यान रखना है, ये 3 ही ध्यान रखना है। इसमें 4 था, इसमें 3। इसको मैंने याद रखा था आप। क्या याद रखा था? आप। आपका मतलब है, आपका मतलब है एंटीमनी। ठीक है, आर्सेनिक और फास्फोरस। देखिए एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस। तो ये क्या है दोस्तों, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें क्या है, इसमें ट्राइवेलेंट कौन सा है, तो दे देगा ऑप्शन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और एक यहाँ पे इंडियम दे देगा। तो ये तीनों तो होगा नहीं क्योंकि इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इंडियम आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में पूछा गया है, अभी आप देखेंगे पीओक्यूज में। ये मैंने आज का भी वीडियो बना रखा है, टैग कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, देख लेना, आप कमेंट को टैग कर दूंगा, कमेंट लिंक को वो पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई आपको यहाँ पर कि पेंटावेलेंट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आपका ट्राइवेलेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपका ये जो है, इसको भी हम इसमें मिला सकते हैं, इसको भी इसमें मिला सकते हैं, है ना? तो देखिए जब इसको हम मिलाएंगे दोस्तों, 3 इसके पास है और 3 में से 1 इसके पास आ जाएगा, तो इसके तो 5 हो जाएगा। लेकिन वहां पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। एक खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक वैकेंट हो जाएगा। इस टाइप में हमेशा ध्यान रखेंगे, ट्राइवेलेंट से हमेशा ट्राइवेलेंट क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एक ये 3 है ना, सॉरी यहाँ पे बैलेंस नहीं, यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है ना, और 3 जब है तो इसको कितना चाहिए? 4 चाहिए। संयोजकता बनाने के लिए 4 है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 4 चाहिए। तो ये 3 तो ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है। एक इसमें आ जाता है, एक आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन से आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये 4 बना करके ये सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज को पा लेगा। ठीक है, तो 4 बना के सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को पा लेगा तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? ये एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद बनता है। यानी कि इसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर, तब ये बनेगा सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि चूंकि इसमें ऐड करना पड़ता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सेप्टर। क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। और ये किस टाइप का इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है? पी टाइप का। तो हमेशा ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं मैं कि जो पी टाइप है, पी टाइप आपका बेसिकली बनता है किससे? ट्राइवेलेंट से। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, और इसके एलिमेंट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 3 होता है।
इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक इसके जस्ट अपोजिट आपका जो एन टाइप होता है दोस्तों, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें जो हम लोग ऐड करते हैं वो इम्प्योरिटी कौन सा, पेंटावैलेंट। और इसमें आप देखेंगे 5 है, लेकिन इसको चाहिए कितना, बैलेंस बनाने के लिए 4 ही चाहिए, सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के लिए 4 ही चाहिए। तो एक जो 5 है उसको ये डोनेट कर देता है, क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो डोनेट करने की प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं डोनर, क्या कहते हैं, डोनर। और ये पेंटावैलेंट है, इसीलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है। तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा, और यहीं से आपका एग्जाम के लिए फैक्ट्स है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप याद रखना है, एक आवेगी याद रखना है, ठीक है। बाकी चीजें आप नहीं भी याद रखेंगे, ये चीजें एटॉमिक नंबर नहीं भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए हम दोनों दोनों के लिए हमने लिख दिया है, एन टाइप के लिए भी लिख दिया है और पी टाइप के लिए भी लिख दिया है। एन टाइप क्या है देखिए ध्यान से, पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाने से एन टाइप अर्धचालक बनता है, यानी कि यहाँ बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी, बहुसंख्यक मतलब मेजोरिटी, मेजोरिटी का कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि पी टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, पी टाइप में जो आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जैसे कि एल्युमिनियम, बोरॉन और गैलियम, क्या और इसमें मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होंगे, मेजोरिटी कैरियर्स होल्स का होगा। ये मैंने बता दिया सारा कुछ, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये आपका प्रॉपर्टीज है इंट्रिंसिक का और एक्सट्रिंसिक का, एक टेबल बना रखा है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। देखिए तो अगर हम प्योरिटी की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैं बार बार कर रहा हूँ, इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध होता है, बिल्कुल शुद्ध है। और एक्सट्रिंसिक में आपका मिक्स्ड विद इम्प्योरिटीज यानी कि डोपिंग क्या हुआ, आपका क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी शुद्ध, हमेशा ध्यान रखेंगे, शुद्ध अर्धचालक की जो कंडक्टिविटी है बहुत ही कम होती है, जबकि अशुद्ध अर्धचालक की जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, काफी अधिक होती है। और हमें यही बनाना होता है, अशुद्धि हम जोड़ते क्यों हैं, ताकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें आसानी से बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए, और जिसके वजह से हमारा चालकता में धारा आसानी से प्रवाह होने लगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक्सटेंसिव में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि हमने इसमें इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। चार्ज कैरियर, एक्सटेंसिक में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, जबकि अशुद्ध में क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंस, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड डोपिंग। सो आप एक्सटेंसिव तो डोपिंग करते नहीं है, तो केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जबकि इसमें टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, करेगा करेगा, लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आप इसमें डोपिंग कितना कर रहे हो, कितना मात्रा में डोपिंग कर रहे हो। अधिक मात्रा में डोपिंग करोगे तो अधिक मात्रा में इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिए। और मैंने आपको बताया था कि शुद्ध आपका जो चालक है, शुद्ध अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वहां पर 0 डिग्री केल्विन पर आपका जो है, जो इसकी रेसिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस काफी अधिक होता है, और यहाँ पर ये एज ए इंसुलेटर बिहेव होता है, ठीक है। आपका एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा क्या है, एज ए इंसुलेटर यूज करता है। टेम्परेचर की बात हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज बता दिया। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी अशुद्धि बढ़ेगी, और इसका एनर्जी बढ़ने की वजह से इसमें करंट भी आसानी से फ्लो होने लगेगा, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब है बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और ये सब सारी चीजें आपको इसमें लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का क्लास बेहद आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आपका ये परम कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आप शेयर करें। शेयर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो बस केवल मोटिवेशन चाहिए। मैं देखता हूँ मोटिवेशन मिलता है मुझे, मैं देखूंगा आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा, नहीं तो फिर इंतजार कीजिए, ठीक है। तो मैं टारगेट देता हूँ आपको। टारगेट ये है पहला कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पहला टारगेट ये है, अच्छे से वीडियो को देख लेना है, वीडियो को पढ़ लेना अच्छे से, सीन कर लेना है, आपको वॉच कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पी वाई क्यू जो है उसका लिंक, उस वीडियो का, इस सेमीकंडक्टर का, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अच्छे से समझा रखा है। आप देख लेना एक बार, बहुत मजा आएगा। ये आपने पढ़ लिया उसके बाद उसको देखना और बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पी वाई क्यूज का जो आपका वीडियो उसका लिंक मैं इसमें पिन कर दूंगा, तो इसको भी देख लेना है। दूसरा टारगेट क्या हुआ, तीसरा टारगेट, कम से कम मेरे दोस्तों 250 व्यूज होना चाहिए। 250 बच्चे, यानी कि आप ये मान के चलिए 30 बच्चे कम से कम, है ना। 250 बच्चे देखते हैं तो समझिए कि 30 बच्चे जिन्होंने वीडियो ठीक से देखा है 250 व्यूज में, यानी कि लोग वैसे क्लिक करके भाग जाते हैं आगे, है ना, निकल लेते हैं। तो अगर 250 व्यूज होगा तो हम समझेंगे 30 बच्चे ने पढ़ लिया है। 30 बच्चे तो कम से कम चाहिए भाई बैच में, तो मैं तो ट्यूशन ही खोलूंगा फिर, है ना? तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि 250 व्यूज होना चाहिए, और उसके लिए आप शेयर कर सकते हैं अपने मित्र में, दोस्त में, किसी भी से व्यूज लाइए आप, 250 व्यूज, ठीक है। और 30 लैक्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपका टारगेट है
कि 20 आवर्स जो है आपका क्या होना चाहिए, 20+ आवर वॉच टाइम होना चाहिए। ठीक है, वॉच टाइम आपका होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टारगेट है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।